आप लोगों ने कार्बनिक यौगिकों की संरचना, गुणधर्म और नामकरण के बारे में अभी तक पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्मों के आधार पर हम उन्हें कार्बनिक यौगिक के रूप में पहचानते हैं। कार्बनिक यौगिकों के अनेक गुण होते हैं, किंतु उसमें सबसे प्रमुख गुण है दहन। सभी कार्बनिक यौगिकों की एक विशेषता होती है कि उन्हें ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर वे जलते हैं, अर्थात उनका दहन होता है, कंबस्चन होता है। तो जो पहला गुणधर्म है वो है दहन। नंबर 1, दहन या कंबस्चन। स्वयं कार्बन में या कार्बन के अपर रूपों जैसे डायमंड, ग्रेफाइट इत्यादि में कार्बन के विभिन्न यौगिकों में दहन का गुण होता है, अर्थात ऑक्सीजन की अधिकता में इन पदार्थों को जलाने पर वे जलते हैं और इस प्रक्रिया में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं, फ्यूल्स कहते हैं। आपके दैनिक जीवन में जितने भी प्रकार के ठोस, द्रव अथवा गैस ईंधन प्रयोग किए जाते हैं वो सभी पदार्थ कार्बनिक यौगिकों के ही अंतर्गत आते हैं, जैसे कोयला है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है या लकड़ी है। जो भी जलाने के काम आने वाले पदार्थ हैं, ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वे सभी कार्बन के यौगिक होते हैं। कुछ अभिक्रियाओं के द्वारा हम दहन की अभिक्रिया को समझाना चाहेंगे। जैसे कार्बन का दहन यदि किया जाए तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके C+O2 = CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है और इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा प्लस प्रकाश, ये दो चीजें उत्पन्न होती है। इसी प्रकार यदि हम मेथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन O2 मेथेन का दहन करें ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। मेथेन का भी प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है, इसका दहन होता है। इसी प्रकार यदि हम शुद्ध एल्कोहल, एथिल एल्कोहल को दहन करें C2H5OH प्लस O2 = CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। ईंधन किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। तो ये सभी पदार्थ ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सभी अभिक्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुख्य पदार्थ के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न होती है और प्रायः सभी अभिक्रियाओं में वाष्प या जलवाष्प भी उत्पन्न होती है। कार्बन का दहन करने पर जलवाष्प तो नहीं उत्पन्न होता, किंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ये जो तीसरी अभिक्रिया है एथिल एल्कोहल का दहन, यह संतुलित नहीं है। यहाँ पर संतुलित कॉमन सेंस के आधार पर करना होगा। कार्बन के परमाणुओं की संख्या 2 है तो यहाँ पर 2CO2 और हाइड्रोजन 5 1 6 है तो ये 3O2 = 2CO2 प्लस 3H2O। अब ये समीकरण संतुलित है। यह देखा गया कि जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं?
कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। हमारे घरों में जो एलपीजी गैस जलती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में घरेलू ईंधन के रूप में आजकल उपयोग किया जा रहा है सिलेंडरों में, उसमें प्रमुख रूप से एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है, किंतु कुछ मात्रा में उसमें प्रोपेन गैस भी उपस्थित होती है। ये सभी हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करने पर नीले रंग की ज्वाला के साथ साथ प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा CO2 और H2O बनते हैं। जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनका दहन करने पर धुआं युक्त, कार्बन युक्त धुआं, काला धुआं उत्पन्न होता है और पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है या पीले रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है। यहाँ पर हम कुछ समीकरणों के माध्यम से यह समझाना चाहेंगे कि हाइड्रोकार्बनों का दहन कैसे होता है। जैसे आपने यहाँ पर एक समीकरण देखा कि मेथेन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। इसी प्रकार हम यदि यहाँ लिखना चाहें एथेन C2H6 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। इस समीकरण को संतुलित करने हेतु एक नियम है, जिसे आप अगर समझ लेंगे तो आप किसी भी हाइड्रोकार्बन के दहन समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। कॉमन रूप से जो साधारण समीकरण है, यदि हम लिखें CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 इज इक्वल टू XCO2 प्लस Y/2 H2O। यह एक साधारण समीकरण है, सामान्य समीकरण है। इस समीकरण में कार्बन परमाणुओं की संख्या X और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या Y हाइड्रोकार्बन में उपस्थित है और आवश्यक ऑक्सीजन की गणना करने हेतु X प्लस Y/4 ऑक्सीजन यहाँ लिख दिया जाएगा तथा XCO2 और Y/2 H2O ये प्राप्त होंगे। ऊष्मा और प्रकाश अतिरिक्त रूप में प्राप्त होंगे। यहाँ पर एथेन के दहन की अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता है। अब हम ये गणना करेंगे कि ऑक्सीजन के कितने अणुओं की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर रफ करते हैं, X इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस Y इक्वल टू 6 है, 6 है तो यहाँ पर लिखेंगे 6/4, ये हो जाएगा 1.5। तो यदि इन दोनों को जोड़ दें तो 3.5। यहाँ पर लिख सकते हैं 3.5 O2 इज इक्वल टू XCO2, तो X की वैल्यू है यहाँ पर 2 तो लिखेंगे 2CO2 और Y की वैल्यू है ये 6 तो Y/2 अर्थात यहाँ पर 3H2O। अब यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संतुलित हैं या नहीं। 2 कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3.5 और O2 अर्थात 7 परमाणु ऑक्सीजन के हैं, तो 2 CO2 में 4 हो गया और 3 H2O में 3 हो गया, कुल 7 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। जबकि हाइड्रोजन 6 हैं, 3 H2O में ये संतुलित हो जाते हैं। आप ये सामान्य समीकरण का उपयोग करके किसी भी हाइड्रोकार्बन के दहन समीकरण को लिख सकते हैं। जैसे आप बेंजीन का समीकरण देखिए, C6H6 प्लस, यहाँ पर ऑक्सीजन के अणुओं का कैलकुलेशन करना है। X इक्वल टू 6 है, 6 प्लस 1.5 यहाँ ऊपर कर रहे थे, 6 हाइड्रोजन होने पर
y/4 = 1.5 होता है। तो ये हो जाएगा 7.5 O2 इज इक्वल टू 6 CO2 प्लस 3H2O। इस तरह से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन के दहन समीकरण को इस सामान्य समीकरण CxHy प्लस x प्लस y/4O2 इज इक्वल टू x CO2 प्लस y/2 H2O, इसका प्रयोग करते हुए किसी भी समीकरण का आप समीकरण में ऑक्सीजन अणुओं का कैलकुलेशन कर सकते हैं, आवश्यक ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या लिख सकते हैं। अब हम दहन के संबंध में कुछ अन्य तथ्यों पर विचार करेंगे। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन किया जाता है तो नीली लौ के साथ ज्वाला उत्पन्न होती है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का दहन करने पर, क्योंकि यौगिक असंतृप्त है, तो उनका दहन करने पर धुएं के साथ, काले धुएं के साथ पीले रंग की लौ के साथ ज्वाला उत्पन्न होती है। यह देखा गया अनेक कार्बनिक यौगिक जैसे कपूर या कैम्फर या नेफ्थालीन ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातज हैं, ये सब्लिमेट हैं, सब्लिमेट या ऊर्ध्वपातज। इन पदार्थों को जलाने पर काले रंग का धुआं उत्पन्न होता है, और यदि इनके धुएं के ऊपर हम कोई धातु की प्लेट रख दें तो वह नीचे से निचली सतह पर जाकर धातु की प्लेट पर जम जाता है। इसी प्रकार यह देखा गया अनेक ईंधन हैं, जैसे मिट्टी के तेल से जलने वाला जो लैंप है या बुनसन बर्नर है, उसमें निचले भाग में वायु प्राप्त करने के लिए कुछ छिद्र बना दिए जाते हैं, जिनसे ऑक्सीजन प्राप्त होती रहती है और ईंधन का पूर्ण दहन होता है, कंप्लीट कंबस्चन ये होता रहता है। यदि किसी कारणवश उन छिद्रों को बंद कर दिया जाए या ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए तो ईंधन पदार्थ का कंप्लीट कंबस्चन नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में धुएं के साथ पीले रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है। आपने अंगीठी में कोयले को जलते हुए देखा होगा। आपने यह देखा होगा कि कोयला प्रारंभ में तो ज्वाला के साथ जलता है, किंतु कुछ देर पश्चात वह लाल रंग लेकर जलने लगता है और ज्वाला निकलना बंद हो जाती है। इसका क्या कारण है? यह पाया गया कि कोयले में जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं वह प्रारंभ में जलते हैं, वाष्पशील पदार्थ बाहर निकलकर ज्वाला के साथ जलते हैं, किंतु जब वाष्पशील पदार्थ जल जाते हैं तो अवाष्पशील पदार्थ जलना प्रारंभ करते हैं और वे कोयले को लाल रंग प्रदान करते हुए धीमी गति से जलने लगते हैं या जलते रहते हैं। इसके पश्चात हम दूसरा जो महत्वपूर्ण गुणधर्म है ऑक्सीकरण, इस पर चर्चा करेंगे। पहला था दहन, दूसरा है ऑक्सीकरण। यह देखा गया कि अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के पश्चात बनने वाले पदार्थ भी निश्चित होते हैं, किंतु यहाँ पर सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होता हो अथवा हाइड्रोजन का लोप होता हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण कहते हैं। और जिन पदार्थों के कारण ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है, ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं।
कार्बनिक पदार्थों में जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण यदि हम करें C2H5OH या ऐसे लिखें CH3CH2OH, ये एथिल एल्कोहल, और इसका ऑक्सीकरण यदि हम किसी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराएं। प्रबल ऑक्सीकारक क्या होते हैं? प्रैक्टिकली यह देखा गया कि अम्लीय माध्यम में एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 या बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में बेसिक मीडियम, इसमें क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करते हैं। तो एल्कोहलों का यदि हम ऑक्सीकरण कराएं तो यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ऑक्सीकरण करने पर सबसे पहले तो बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का भी जब ऑक्सीकरण होता है तो फाइनली प्राप्त होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि प्रबल ऑक्सीकारक जैसे अम्लीय K2Cr2O7 या क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये पदार्थ प्रबल ऑक्सीकारक हैं। KMnO4 को लाल दवा कहते हैं और इसका जो कलर होता है वह पर्पल कलर होता है, बैगनी कलर होता है। यदि हम एथिल एल्कोहल के विलयन में मान लीजिए एक बर्तन ले लें और इसमें एथिल एल्कोहल की कुछ मात्रा ले लें, इसे हम एक वाटर बाथ में रखकर, वाटर बाथ अर्थात यहाँ पर पानी लिया गया है बर्तन में और पानी के ऊपर इस बीकर को रख करके गर्म किया जा रहा है, जिससे डायरेक्ट संपर्क में, आग के संपर्क में ये पदार्थ न आए, ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए यहाँ पर बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। एथिल एल्कोहल यहाँ पर लिख रहे हैं, एथिल एल्कोहल यदि हम गर्म करें वाटर बाथ में और एथिल एल्कोहल, जो गर्म एथिल एल्कोहल है, इसमें धीरे धीरे KMnO4 या बेसिक KMnO4 की थोड़ी थोड़ी मात्रा डालते जाएं, लगभग 5% बेसिक KMnO4, ये धीरे धीरे बूंद बूंद करके मिलाएं। तो यह देखा जाता है कि प्रारंभ में KMnO4 का जो बैगनी कलर था एल्कोहल में पहुंचते ही वह गायब हो जाता है। इसका कारण है कि KMnO4 एथिल एल्कोहल से क्रिया करता है, इसका ऑक्सीकरण करता है, किंतु जब समस्त एथिल एल्कोहल प्रयुक्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, तो अब यदि एक दो बूंद भी KMnO4 उसमें डाला गया तो विलयन बैगनी रंग का दिखाई देने लगता है, अर्थात KMnO4 का रंग उड़ता नहीं है, बना रहता है। इसका कारण है समस्त एथिल एल्कोहल यूज हो चुका है, प्रयुक्त हो चुका है, जिसका ऑक्सीकरण एथिल एल्कोहल में हो चुका है। कार्बनिक यौगिकों की जो तीसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो है संकलन अभिक्रिया, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, इसे कहेंगे एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसे अभिक्रियाओं को संकलन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं संतृप्त हाइड्रोकार्बनों द्वारा नहीं दी जाती, बल्कि प्रायः असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के द्वारा इस प्रकार की अभिक्रियाएं दी जाती हैं। जैसे यदि हम एथिलीन पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन है, और एथिलीन पर यदि हम हाइड्रोजन का संकलन कराएं प्लस H2 तो हमें एथेन गैस प्राप्त होती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस प्रकार की अभिक्रिया में ये संतृप्त
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ये एथिलीन, ये गैसें हैं, इनकी अभिक्रिया होने के लिए उत्प्रेरक के रूप में पैलेडियम या निकिल की उपस्थिति, ये ठोस उत्प्रेरक है, इनकी उपस्थिति आवश्यक होती है और इन्हें लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना होता है। यह विशेष अभिक्रिया है एथिलीन से एथेन बनाने के लिए। इस अभिक्रिया को सेबात्तीय सेंडेरेंस अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ विशेष नाम है, इसका नाम है सेबात्तीय सेंडेरेंस अभिक्रिया। सेबात्तीय सेंडेरेंस अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में प्रायः निकिल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप की आवश्यकता होती है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी प्राप्त होता है। इस क्रिया में जो तेल होता है वह असंतृप्त वसीय अम्लों का ट्राइग्लिसराइड होता है, जिसमें हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर निकिल की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर तेलों का हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और वनस्पति घी प्राप्त होता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वनस्पति तेल वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू निकिल की प्रेजेंस में गर्म करने पर ये वनस्पति घी प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इस अभिक्रिया में वास्तव में जो वनस्पति तेल होते हैं उसमें कहीं कहीं कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। असंतृप्तता होती है जिसे हाइड्रोजन परमाणु जोड़कर समाप्त कर दिया जाता है और संतृप्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसराइड के रूप में वनस्पति घी प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया भी संकलन या योगात्मक अभिक्रिया का एक विशेष उदाहरण है। अगला जो चौथा रिएक्शन है कार्बनिक यौगिकों का, वो है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अभी तक आपने दहन, ऑक्सीकरण और संकलन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। अब अगला चौथा टॉपिक है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यह देखा गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यंत निष्क्रिय होते हैं। जैसे मीथेन का सूत्र देखिए, CH4। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है एथेन, C2H6। इस प्रकार से CH3 CH3 एथेन। यहाँ पर कार्बन की सभी संयोजकताएं या तो हाइड्रोजन से संतृप्त हैं या फिर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से संतृप्त हैं, किंतु कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। इन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन की सभी संयोजकताएं एकल बंध के रूप में कार्बन अथवा हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ी हुई हैं। इन यौगिकों की विशेषता होती है कि ये बहुत ही निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय एक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है पैरम। पैरम अर्थात लिटिल, और दूसरा शब्द है एफिनिस, AFFINIS इज इक्वल टू एफिनिटी। एफिनिटी, लिटिल एफिनिटी। एफिनिटी अर्थात
जुड़ने की क्षमता, संयोग करने की क्षमता। तो इन यौगिकों में लिटिल एफिनिटी होती है। संयोग करने की क्षमता या क्रिया करने की क्षमता या क्रियाशीलता बहुत कम होती है, अर्थात ये बहुत ही निष्क्रिय होते हैं। इन्हीं दोनों शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाया गया पैराफिन। पैरम प्लस एफिनिस इज इक्वल टू पैराफिन्स, FINS, पैराफिन्स। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को पैराफिन कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को पैराफिन कहने का अर्थ है कि ये बहुत ही कम लिटिल एफिनिटी रखते हैं, अर्थात ये बहुत ही कम सक्रिय अर्थात निष्क्रिय पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। तो ये पदार्थ योगात्मक अभिक्रिया तो देंगे नहीं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं है, असंतृप्तता है नहीं, और ये जो हाइड्रोजन या कार्बन के परमाणु ये परस्पर जुड़े हुए हैं, ये आसानी से हटने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी, बंधन ऊर्जा बहुत अधिक होती है। अतः ये पदार्थ सामान्य परिस्थितियों में किसी अभिकर्मक से क्रिया नहीं करते। इन्हें गर्म करने पर या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अन्य तत्वों से अपने तत्वों के द्वारा अपने हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, अर्थात इनके हाइड्रोजन को हटाकर दूसरा कोई परमाणु आकर इनमें जुड़ जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। पुनः सुनिए, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बनों की वे अभिक्रियाएं जिनमें इनके हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाकर अन्य कोई दूसरा परमाणु या समूह इस पर जुड़ जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे एक उदाहरण द्वारा इसको समझिए। मेथेन का हैलोजनीकरण, यदि हम मेथेन गैस CH4 को किसी हैलोजन जैसे क्लोरीन की प्रेजेंस में यदि हम सूर्य के प्रकाश में रखें, HNu अर्थात सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर क्रिया कराए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन क्लोरीन से क्रिया करके प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। इसका एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो प्रोडक्ट इस प्रकार से प्राप्त होगा CH3Cl प्लस HCl। यहाँ पर मेथेन और क्लोरीन के मोलों की संख्या बराबर ली गई है, तब इस प्रकार की अभिक्रिया प्राप्त होगी। यदि क्लोरीन की अधिकता है, क्लोरीन अधिक मात्रा में लिया गया, तो क्रमशः मेथेन के सभी चारों हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन होगा और अंत में हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन जुड़ा होगा, CCl4 यौगिक अंतिम प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। अभिक्रिया को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। CH4 प्लस Cl2 HNu की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HCl निकल जाता है और प्राप्त होता है CH3Cl। ये पहला प्रोडक्ट था। दूसरे स्टेप में यदि पुनः Cl2 का रिएक्शन होता है और HCl निकलता है, तो दूसरा हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है, बनेगा CH2Cl2। इसे पढ़ते हैं मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, इसका नाम होता है CH2Cl2 का मेथिलीन डाइक्लोराइड। अभी दो हाइड्रोजन और है, इनका भी प्रतिस्थापन होगा प्लस Cl2 माइनस HCl, तो एक और हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, तो बनेगा CHCl3। ये कहलाता है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का नाम आपने सुना होगा। यह एक प्रकार का एनेस्थेटिक है जो बेहोश करने वाली दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका फर्दर आगे पुनः अगर इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो माइनस HCl और
HCl निकल जाता है, बनता है CCl4। इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपको इसके पहले भी बताया जा चुका है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड कार्बनिक विलायकों में सर्वश्रेष्ठ विलायक है। यह एक द्रव पदार्थ होता है कमरे के ताप पर, और यह सर्वश्रेष्ठ विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ भूल जाते हैं। अकार्बनिक विलायकों में जल और कार्बनिक विलायकों में कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 ये सर्वश्रेष्ठ विलायक माना जाता है। आज के लिए इतना ही। कुछ कार्बनिक यौगिकों के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।